Good morning, students. Today we are going to start a new chapter. Chapter name is Structure of Atom. तो बच्चों ये एक जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ये इंटरेस्टिंग इतना क्यों? क्योंकि ये एक कहानी की तरह है, एक स्टोरी की तरह है कि किस तरह से एटम की डेवलपमेंट हुई, हम उस स्टेज तक कैसे पहुंचे जिस स्टेज पे आज हम हैं. तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या काम किया, किस तरह से उनके एक्सपेरिमेंट्स रहे. बेसिकली ये जो चैप्टर है एक हिस्ट्री है किसकी? एटॉमिक थ्योरी की. इसमें हमारी जो जनरेशन हुई है पीछे साइंटिस्ट की, उनका प्रीवियस वर्क की हम बात करेंगे और साथ में हम इसमें बात करेंगे उनकी वो पावरफुल इनसाइट्स की. क्या उन्होंने दिमाग लगाया था, क्या उन्होंने क्वेश्चन रेज किए थे जिससे वो आज के मॉडल तक पहुंचे. तो हम बेसिकली ये बात करेंगे हाउ वी डू नो अबाउट एन एटम व्हाट वी नो टुडे. हमें एटम के बारे में जो आज पता है वो हमें कैसे पता चला, हम उसकी बात इस चैप्टर में करते हैं. तो इसलिए और बच्चों मेन ये जो चैप्टर है ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर है. अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसके क्वेश्चन बड़ी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिशन्स में. तो जब हम एटम की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कई तरह की पिक्चर्स आती हैं. आप जब छोटे होते हो, नाइन्थ में भी एटम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, मे बी नाइन्थ से पहले भी इंट्रोड्यूस होता होगा, मुझे पता नहीं है. तो उस टाइम नाइन्थ में जो एक आपने पिक्चर देखी थी कि एटम में एक न्यूक्लियस है और सर्कल है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं. और आप किसी म्यूजियम में चले जाओ, वहाँ एटम की एक डिफरेंट टाइप की पिक्चर है. तो हाउ डू यू थिंक आपके माइंड में एटम की क्या पिक्चर है? एटम कैसा दिखता है? एटम इस तरह का कोई एटम इस तरह से दिखाई देता है और या फिर ऐसा दिखाई देता है, इसमें अलग तरह से दिखाया गया, और या फिर बिल्कुल ही डिफरेंट एक मोड ये भी है कि एटम ऐसा दिखाई देता है. कौन सी पिक्चर है एटम की? तो वो सब हम इस चैप्टर में हम बात करेंगे. तो सबसे पहला जो आइडिया था एटम के बारे में, तो बच्चों वो डेमोक्रिटस ने दिया था. ग्रीक फिलोसफर थे ये. इन्होंने 460 बीसी में एटम के बारे में, एटम जो नाम है वो डेमोक्रिटस ने दिया था. तो इन्होंने कहा कि मैटर, हर वो चीज जो हमारे आसपास पाई जाती है मैटर होती है. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस मास इज कॉल्ड मैटर. तो हर एक मैटर किससे मिलके बनी है? छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसको उन्होंने नाम दिया था एटम. तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मीन्स मिल के बनना. किससे मिलके बनी है? उन एटम से जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. तो इसलिए उन्होंने जो एटम की डेफिनेशन दी थी कि एटम क्या है, एटम वर्ड जो आया वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, एटमोज. एटमोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है अनकटेबल और इंडिविजिबल, भी जिसको हम काट नहीं सकते और जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. तो जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास दिखाई दे रही हैं, चाहे गोल्ड है, गोल्ड के एटम से मिलके बना है. आयरन है, आयरन के एटम से. आप छोटी से छोटी चीज भी ले सकते हो और बड़ी से बड़ी चीज भी ले सकते हो. यहाँ मैंने छोटी चीज एक जलेबी दिखाई है, तो ये भी एटम से ही मिलके बनी है. ह्यूमन बीइंग एटम से मिलके बना है. बड़ी चीज पे जाएं तो अर्थ और पूरी की पूरी गैलेक्सी के बारे में बात करें तो किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है. तो हम एटम को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे एक होम है, किससे मिलके बना है? ब्रिक से मिलके बना है. अगर हम कहें इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ब्रिक है. एक ब्रिक ही है जो बार बार रिपीट होती है और पूरे होम को जनरेट करती है. तो अगर हम कह सकते हैं कि ब्रिक जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है होम का, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर. तो बात तो सबसे पहले डेमोक्रिटस से शुरू हुई थी, लेकिन 2000 ईयर्स तक उनकी बात को कोई खास वैल्यू नहीं मिली. उनकी चीजों को मेयरली स्पेकुलेशन समझा गया, क्योंकि उस टाइम पे इतने अच्छे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस अवेलेबल नहीं थे.
तो जो मेजर ब्रेक थ्रू आया इस डिस्कवरी में, तो सबसे पहली बार जिसकी बात को अटेंशन दिया गया तो वो थे इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने 1808 में, कब बच्चों, 1808 में एक थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आइडिया वही रखे थे। पहली बात तो इन्होंने यही कही थी कि कोई भी हम मैटर की बात करें, जैसे यहाँ बच्चों कॉपर की स्ट्रिप दिखाई गई है, तो वो किससे मिलके बनी होती है, एटम से। लेकिन साथ में इन्होंने और बात ऐड की कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिखाया यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप किससे मिलके बनी है, कॉपर एटम से। दूसरी पॉइंट, मैं एक्चुअली इसके सारे पॉइंट्स यहाँ आपको शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन मैं फिर भी एक मेयरली एज ए रिकैपिटुलेशन मैं उन पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस कर रही हूँ कि एक ही एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं। लाइक कॉपर की बात करें तो कॉपर के एटम एक जैसे, उनका सब कुछ एक जैसा होगा, उनका सेम साइज, सेम शेप, सेम मास। इसी तरह अगर डिफरेंट की बात करें, एक कॉपर के बहुत सारे एटम पड़े हैं और इधर सोडियम के बहुत सारे एटम पड़े हैं, तो कॉपर के एटम आपस में सेम, एक कॉपर का एटम दूसरा कॉपर का एटम, इनका साइज सेम, इनकी शेप सेम, इनका मास सेम। इसी तरह से सोडियम एटम, तो सोडियम के एटम आपस में सेम, लेकिन अगर एक कॉपर और एक सोडियम एटम की बात करें तो इनका मास, साइज और शेप बिल्कुल अलग है। तो डिफरेंट एटम्स की अगर हम बात करें तो उनके प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग। देखो आप इस बात से भी समझ सकते हो। है तो हम गोल्ड की बात करें, एक एलिमेंट है, वो भी हमारे पास किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। और अगर हम आयरन की बात करें वो भी हमारे पास एटम से मिलके बना है। लेकिन आप देखो गोल्ड की कॉस्ट क्या है और आयरन की कॉस्ट क्या है, गोल्ड की लुक कैसी है और आयरन की लुक कैसी है। गोल्ड पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आयरन पानी के साथ रिएक्ट करके रस्ट कर जाता है, उसको जंग लग जाता है। इसी तरह से बहुत वास्ट डिफरेंस है, कहाँ तो गोल्ड किसी चीज के साथ रिएक्ट ही नहीं करता और कहाँ अल्कली मेटल है, हल्का सा वाटर का, पानी का एक ट्रेस भी उसके साथ टच हो जाए तो एक वायलेंट, एक एग्रेसिव रिएक्शन होती है, वो बहुत जल्दी थोड़ी सी मेटल भी आग पकड़ लेते हैं। तो डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी, पहली बात कि हर एक मैटर एटम से मिलके बनी है, ना उसे क्रिएट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरी बात कि एक ही एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं, उनका सब कुछ एक जैसा, साइज भी, शेप भी और मास भी। और डिफरेंट एलिमेंट का के एटम का सब कुछ डिफरेंट, उनका साइज, शेप और मास ये डिफरेंट होता है। और फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने कहा एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम बनाते हैं। तो उनके इस थ्योरी ने काफी सारे पोस्टुलेट्स को प्रूफ कर दिया, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। तो उनकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से ये पोस्टुलेट्स प्रूफ हो रहे थे। 1808 में आई थी, 1850 तक उनकी थ्योरी को चैलेंज करने वाली कोई चीज नहीं थी। उस टाइम तक हम यही मान के चल रहे थे कि एटम एक न्यूट्रल चीज होती है, लेकिन एटम न्यूट्रल है, कुछ एक फिनोमिना ऐसे हो रहे थे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, मतलब उसको चैलेंज कर रहे थे कि ये इसमें कुछ मिसिंग है। तो क्या ऐसे पॉइंट्स थे, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स या कहें कि लॉजिकली भी आपके साथ बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कई बार आपकी कूहनी ऐसे टच होती है, आपको लगता है मुझे करंट लगा, लेकिन वहाँ करंट का कोई सोर्स नहीं है। या कई बार आप एक चेयर पे बैठे हो और जैसे ही आपके हेयर्स, अक्सर सर्दियों में होता है, आपके हेयर्स जो ये बाजू के बाल हैं वो चेयर की प्लास्टिक के साथ ऐसे ऊपर, हम कहते हैं रोए खड़े हो गए हैं, है ना। तो वो जो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ये कॉम्ब है, कॉम्ब को अगर आप ड्राई हेयर्स में रब करो और उसके बाद आप उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाओ, तो कागज के टुकड़े कॉम्ब से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं। इसी तरह से अगर ये एक बैलून है
बैलून को भी आपने कैट की फर से रब किया, और ये आप डेकोरेटिव पीस होते हैं जिसमें इस तरह से फ्लेक्स होती हैं, आप उसके नजदीक लेके जाओ, उसको रोटेट करो, तो जैसे जैसे बैलून्स रोटेट होगा वैसे वैसे, हम उसको टच नहीं कर रहे लेकिन वैसे वैसे ये भी रोटेट होंगी। तो इस तरह से जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स थे उनको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मैं ना एक क्वेश्चन सा रेज कर रहे थे कि अगर एटम न्यूट्रल है तो ये कुछ चार्ज जैसी चीजें एटम में क्यों नजर आ रही हैं। इसी तरह से माइकल फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने क्या किया, दो मेटल के इलेक्ट्रोड लिए और एक मटेरियल में इंसर्ट कर दिए, तो जैसे ही हाई वोल्टेज वाला करंट पास किया तो कुछ मटेरियल यहाँ इसके ऊपर डिपॉजिट हो गए। तो अगर न्यूट्रल चीज थी तो डिपॉजिट कैसे हो सकती थी। तो ये कुछ एक एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन अराइज हुए, और इन क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए फिर रिसर्च शुरू हुई, क्योंकि साइंस की शुरुआत ही कहाँ से होती है, क्वेश्चन से। तो बच्चों आप भी कोई भी चीज आप पढ़ते हो सुनते हो तो एक बात ध्यान रखो, हर चीज के लिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करना ही साइंस